मूवी की शुरुआत में हमें यूएस एयरफोर्स के कुछ B-24 फाइटर प्लेन्स को दिखाया जाता है जो किसी आइलैंड पर बॉम्ब्स को ड्रॉप करने जा रहे थे और तभी उन पर नीचे से हमला होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सोल्जर्स किसी तरह से बचकर अपने टारगेट पर बॉम्ब्स गिरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम लुई ज़ैम्पेरिनी होता है। वह एक जगह बैठकर चोरी चुपके शराब पी रहा होता है। लुई बहुत बिगड़ा हुआ लड़का होता है और शराब, सिगरेट्स, चोरी करने जैसे कई बुरे काम करता है। वो अपने घर पर भी किसी की बात नहीं मानता। एक दिन वो उसी तरह स्कूल से भागकर एक ग्राउंड में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। लुई उनसे बचकर भागने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई उसको देख लेता है और उसको देखकर बहुत हैरान होता है। दरअसल लुई काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है। फिर वह लुई के पास जाता है और उसको समझाता है कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, इसलिए तुम्हें एथलीट बन जाना चाहिए। पर लुई उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर लुई का भाई उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छे एथलीट बनने का पोटेंशियल है। उस दिन के बाद से उसका भाई लुई को डेली प्रैक्टिस करवाता है और उसको बहुत मोटिवेट करता है। एक दिन लुई के स्कूल में रेस होती है जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त लुई सबसे पीछे होता है और जानकर बहुत कैजुअली भाग रहा होता है। लेकिन जब पीछे से उसका भाई उसको डराता है तो उसके बाद लुई जल्द ही सबसे आगे हो जाता है। लुई यहाँ इतना तेज भागता है कि शुरुआत में सबसे पीछे रहने के बावजूद वो इस रेस को जीत लेता है। इसी तरह हर दिन लुई का भाई लुई को ट्रेनिंग देता है और सीन आगे को शिफ्ट होता है जहाँ लुई अब बड़ा हो चुका है और उसके रेस में फर्स्ट आने का सिलसिला कंटिन्यू रहता है। इसके बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस में हिस्सा लेता है। दरअसल इस रेस में जो भी जीतेगा उसको सीधा ओलंपिक्स में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि वो ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो जाएगा। लुई इस रेस में भी अपना पूरा जोर लगाता है और वह इस रेस को भी जीत लेता है। यहाँ वो अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बना देता है कि आज से पहले हाई स्कूल का कोई भी स्टूडेंट 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ पाया था, पर आज लुई ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया होता है। इसके बाद लुई ओलंपिक में जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह अपने भाई से मिलकर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर इसका भाई कहता है कि जब तुम इस रेस को जीतोगे ही नहीं तो मैं क्या तुम्हें हारते हुए देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? यह सुनकर लुई उसे कहता है कि मुझे पता है मैं इस रेस को नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं अगले ओलंपिक में पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अब जब लुई यहाँ से जाने लगता है तो उसका भाई इसे कहता है कि हमें जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जिससे अगर हम उस समय हार न मानकर आगे बढ़े तो उससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। जिसके बाद लुई यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई 1936 के ओलंपिक्स में 5000 मीटर की रेस में दौड़ रहा होता है। शुरुआत में लुई इन सबसे बहुत पीछे होता है, लेकिन रेस के आखिर में लुई इतना तेज दौड़ता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लुई इस रेस को तो नहीं जीत पाता, पर वो वहाँ अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर दर्ज करा लेता है। लुई ने लास्ट लैप को सिर्फ 56 सेकंड में खत्म कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इधर लुई का परिवार रेडियो में यह सब सुन रहा होता है और यह सुनकर वह भी बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ लुई के चेहरे पे हमें एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस नजर आती है। लुई का अगला टारगेट 1940 का ओलंपिक होता है जिसमें वह अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है। पर जब 1940 का वक्त आता है तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से 1940 का ओलंपिक्स रद्द कर दिया जाता है। अब सीन 1943 में शिफ्ट होता है जहां हमें देखने को मिलता है कि लुई ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। वह इस वक्त एक प्लेन में होता है। उसके साथ कुछ और सिपाही भी होते हैं जो कि जापान के किसी आर्मी कैंप पर हमला कर रहे होते हैं। वो सभी मिशन में कामयाब रहते हैं, पर वापस आते समय इनका प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। इनका पायलट रास्ते में कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है जिससे इनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई अपने अगले ओलंपिक की तैयारी कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ इनके साथी आकर इनको बताते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि कुछ लोग समुद्र में फंसे हुए हैं जिनको ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। इन लोगों ने यहाँ सबसे बड़ी गलती यह की होती है कि जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो यह उसी प्लेन में जाते हैं जो कि पहले से ही डैमेज होता है। अब जैसे ही यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में इनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिसके वजह से इनका प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन 3 लोग इस हादसे में बचने में कामयाब रहते हैं, जिनमें लुई भी शामिल होता है। वो तीनों जल्दी से एक एयरबोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके पास एक एयरबोट एक्स्ट्रा होती है। उस एयरबोट में लुई को एक चॉकलेट का डिब्बा और एक पानी का बोतल मिलता है। वो तीनों आज के दिन यहाँ जैसे तैसे निकाल लेते हैं। फिर अगले दिन जब यह तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश
खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर वह प्लेन उन्हें नोटिस नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लुई उस चॉकलेट के डिब्बे को देखता है जो कि अब खाली होता है। दरअसल इनमें से एक, जिसका नाम मैक था, उसने रात को सारी चॉकलेट खा ली थी। इस बात पे लुइस उस पे बहुत गुस्सा करता है। अगले 3 दिनों तक ये तीनों ऐसे ही मदद मिलने का इंतजार करते रहते हैं। इन तीनों का भूख से बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि पिछले 3 दिनों में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता। थोड़ी देर बाद इनकी बोट पर एक बर्ड आकर बैठता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं और उसे कच्चा खाने लगते हैं, पर उस बर्ड का टेस्ट इतना बुरा होता है कि ये तीनों खाते ही उसे उल्टी कर देते हैं। अब एक तो इनके पास खाना नहीं होता और जो मिला था उसे ये खा नहीं सकते, इसलिए ये तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि इस पक्षी को ना खाकर उसके मांस को मछलियों का चारा बनाकर वो मछली पकड़ेंगे, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब खाना तो इनको मिल चुका था और जब रात होती है तो यहाँ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे यह तीनों काफी सारा पानी पी लेते हैं। कुछ देर बाद वो बारिश तूफान में बदल जाती है, जिससे इन तीनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। फिर लुई प्रे करने लगता है और कहता है कि अगर वह आज यहाँ से जिंदा बचने में कामयाब हुआ तो वो अपना बाकी का सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देगा। फिर उसके बाद सुबह तक वह तूफान शांत हो जाता है और वो तीनों बच जाते हैं। अगले दिन ये तीनों चुपचाप अपनी बोट पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बार फिर से इनके ऊपर से एयरप्लेन गुजरता है। उसे देखकर ये तीनों फिर से चिल्लाते हैं, लेकिन वह प्लेन जापान का होता है जो कि इनके ऊपर से फायरिंग करने लग जाता है। उस फायरिंग से बचने के लिए ये तीनों अपनी बोट से उतरकर पानी में कूद जाते हैं, जिससे इनकी जान तो बच जाती है, पर यहाँ इनके लिए बुरी बात यह होती है कि इस हमले में इनका एक एयरबोट बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब इन तीनों को यहाँ एक ही बोट पर रहना होता है, जिससे यह तीनों बहुत परेशान होते हैं। अब ऐसे किसी तरह सरवाइव करते करते इनको वहाँ पूरे 45 दिन हो जाते हैं। 45वें दिन मैक की मौत हो जाती है। वो इस सिचुएशन को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता और अंत में दम तोड़ देता है। उसकी मौत से अब उस बोट पर लुई के अलावा बस एक आदमी और बचता है, जिसका नाम फिल होता है। उसकी मौत से लुई और फिल गहरे सदमे में चले जाते हैं क्योंकि इनको यहाँ अपनी खुद की मौत नजर आ रही होती है। वो लोग मैक की बॉडी को समुद्र में ही बहा देते हैं और फिर वो दोनों अपने जीने की उम्मीद छोड़कर अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही अधमरी हालत में लेटे रहते हैं। 47वें दिन उनको वहाँ पर एक शिप नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों को लगता है कि अब वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर इनको क्या पता था कि जिस शिप के लिए ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं वो इनके दुश्मन देश जापान का निकलेगा। जापानीज इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ एक प्रिजनर कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर आने के बाद जापानीज इन दोनों को बहुत टॉर्चर करते हैं। जापानीज आर्मी कमांडर, जिसका नाम कॉर्पोरल वातनामी होता है, वह इन सभी अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। इसी बीच वह लुई के पास आता है और उसको कहता है कि मेरी आंखों में देखो। फिर जैसे ही लुई इसकी आंखों में देखता है तो वह उसे बहुत जोर से मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। अगले दिन कॉर्पोरल इन सभी अमेरिकन सैनिकों से पूछता है कि तुम में से ओलंपिक एथलीट कौन है। लुई अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं हूँ। फिर वह उसे अपने एक साथी के साथ रेस करने बोलता है। लुई, जो पहले से ही काफी कमजोर और जख्मी होता है, वो इस रेस में हार जाता है। इस हार के बाद कॉर्पोरल एक बार फिर से उसको बहुत मारता है। एक दिन जापानीज रेडियो से कुछ लोग आए होते हैं जो लुई को अपने पास बुलाकर उसे बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बताया कि तुम मर चुके हो, तो हम यह चाहते हैं कि तुम अपने परिवार को सच्चाई बताओ। इसके बाद लुई रेडियो पर अपने परिवार को बताता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अभी जापान के एक प्रिजनर कैंप में कैद हूँ। इसके बाद जापान वाले अपना असली रूप दिखाते हैं और लुइस को एक पेपर देते हुए कहते हैं कि इसमें जो जो लिखा है उसे वो रेडियो पे पढ़े। उस पेपर में ये लिखा होता है कि अमेरिकन सरकार अच्छी नहीं है और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और हमें हमारी सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। दरअसल ये सब जापान वालों का एक प्लान होता है। लुई इसको कहने से साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो लोग लुई को तरह तरह का लालच देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने रेडियो पे ये सब बोल दिया तो हम तुमको यहाँ से रिहा कर देंगे और तुमको तुम्हारे परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ देंगे। लेकिन लुई अपने वतन के लिए इतना ईमानदार होता है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। फिर वो लोग लुई को उसी कैंप में भेज देते हैं। यहाँ कॉर्पोरल लुई से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरी तरह बहुत मजबूत हो और तुम उनके सामने नहीं झुकोगे, पर आज मैं तुमको बताऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। जिसके बाद यहाँ जितने भी अमेरिकन सैनिक होते हैं वो उन सभी को बुलाता है और कहता है कि तुम सभी एक एक करके इसको मुक्के मारोगे। पर यहाँ मौजूद जितने भी अमेरिकन होते हैं वो सभी लुई को मारने से मना कर देते हैं। इसके बाद कॉर्पोरल गुस्सा होकर उसके दोस्त फिल को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। कॉर्पोरल कहता है कि अगर तुम लोगों ने आज लुई को नहीं मारा तो मैं फिल को जान से मार दूंगा। यह सुनकर लुई उन सभी से अपने आप को मारने के लिए कहता है। वो सभी लाइन बनाकर एक एक करके
लड़के लुइस को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। इतने लोगों से मार खाने के बाद लुई की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। एक दिन लुई अपने साथियों के साथ जख्मी हालत में बैठा होता है कि तभी वहाँ कॉर्पोरल आता है और लुई से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर लुई मनी मन बहुत खुश होता है, लेकिन लुई की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि कॉर्पोरल के जाने के बाद चाइना का उस कैंप पे हमला होता है, जिससे यहाँ काफी अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं और उनका कैंप भी अब पहले जैसा रहने लायक नहीं होता। इसलिए बाकी बचे हुए सैनिकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और यह जगह वही होती है जहाँ कॉर्पोरल का प्रमोशन हुआ था। कॉर्पोरल को दोबारा देखकर लुई बेहोश होकर गिरने लगता है, क्योंकि कॉर्पोरल हमेशा अपना सारा गुस्सा लुई पर ही उतारता था। इतने सारे सोल्जर्स में उसे सिर्फ लुई नजर आता था और वो हर बार उसी को अपना शिकार बनाता था। अब हम इस नए कैंप में देखते हैं कि यहाँ जितने भी सैनिक होते हैं उनकी हालत उनसे भी बहुत बुरी होती है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग होते हैं उनसे स्लेव की तरह बहुत बुरी तरीके से काम करवाया जाता था। एक दिन जब यह सब कोयला उठा रहे होते हैं तो एक जापानीज सैनिक लुई को ऊपर से धक्का देता है, जिससे उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये नई जगह इन सभी के लिए किसी नरक से कम नहीं होती है। यहाँ पर हर रोज इनसे बहुत काम करवाया जाता था। एक दिन जब लुई काम कर रहा होता है तो वो बहुत थक कर बैठ जाता है और 2 मिनट का आराम करने का सोचता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर उसको वही सैनिक देख लेता है जिसने इसको ऊपर से धक्का दिया था। वो लुई को सीधा कॉर्पोरल के पास लेकर जाता है और कहता है कि यह काम नहीं कर रहा। कॉर्पोरल, जो इससे पहले से ही बहुत नफरत करता था, वह इस बात से गुस्से में आकर लुई को अपने सामने रखी एक लकड़ी का ब्लॉक उठाने के लिए कहता है, जो कि बहुत भारी होता है। लुई, जो कि पहले से ही काफी कमजोर था, वह इस भारी भरकम लकड़ी को उठाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके किसी तरह उसको अपने ऊपर उठा लेता है। यह देखकर कॉर्पोरल अपने साथियों से कहता है कि अगर यह लकड़ी को नीचे गिरा दे तो तुम सब इसको गोली मार देना। लुई बहुत देर तक इस लकड़ी को अपने सर पर उठाकर रखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लुई की हिम्मत जवाब देने लग जाती है और उससे लकड़ी गिरने लगती है। तभी सारे अमेरिकन सैनिक अपना काम छोड़कर लुई की तरफ देखने लग जाते हैं। लुई को अपने भाई की वह बात याद आती है कि हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद लुई अपना पूरा जोर लगाकर उस लकड़ी को ऊपर उठा लेता है और फिर कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। कॉर्पोरल उसके इस बर्ताव से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अपने नजरें नीचे करो, लेकिन लुई फिर भी उसे घूरता रहता है और कॉर्पोरल को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। कॉर्पोरल यहाँ गुस्से में पगला जाता है और उसको वहाँ इतना मारता है कि वो खुद भी मारते मारते थक जाता है। फिर लुई को यहाँ अपने परिवार की याद आती है और वो उसी तरह अधमरी हालत में पूरी रात इसी जगह लेटा रह जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन इन सभी अमेरिकन सैनिकों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जापानीज इन सभी को नदी में नहाने के लिए कहते हैं। यह सभी अमेरिकन सैनिक जब उस नदी की तरफ जा रहे होते हैं तो कहीं न कहीं इनको लगता है कि वो सब उनसे झूठ बोल रहे हैं और इनको किसी दूसरे कैंप ले जाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद इनके ऊपर से कुछ एयरप्लेन्स गुजरते हैं जो कि यूएस एयरफोर्स के होते हैं। मतलब अब सच में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। यह देखकर सभी अमेरिकन इतना खुश होते हैं कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यहाँ मौजूद हर अमेरिकन जश्न मनाने लग जाता है, क्योंकि अब अमेरिकन सरकार इन सभी को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा देगी। इसके बाद एयरप्लेन से इन सभी के लिए खाना फेंका जाता है, जिसे यह सभी लोग बड़े आराम से खाने लगते हैं और चैन की सांस लेते हैं। लेकिन लुई खाना नहीं खाता, वह सीधा कॉर्पोरल के केबिन में जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं होता। वहाँ तो बस उसकी स्टिक रखी होती है जिससे वो लुई को डेली मारता था। लुई नीचे बैठकर कॉर्पोरल की बचपन की फोटो देखता है जिसमें वो अपने फादर के साथ होता है। दरअसल लुई यह जानना चाहता था कि कॉर्पोरल को उससे क्या दुश्मनी थी कि वो उससे इतनी नफरत करता था और सभी सोल्जर से ज्यादा उसे टॉर्चर करता था। इसके बाद वो सभी लोग इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद फाइनली अपने देश वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर लुई अपने वतन की मिट्टी को चूमता है और फिर वह अपने परिवार से मिलता है। इस मूवी के एंड में हमें लुई की असली फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उसने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लुई 80 साल की उम्र में भी अपने हाथ में मशाल लेकर जापान में हो रहे ओलंपिक में भाग रहे होते हैं, जो कि उनका सपना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी की कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना फीडबैक या सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।